नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। ट्विशा शर्मा केस अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि अब यह केस देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब जांच लोकल पुलिस से निकलकर सीबीआई के हाथों में जा रही है। दिल्ली से भोपाल तक एसआईटी तैयार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि सीबीआई की जांच में इस केस की सच्चाई सामने आएगी। और इसी बीच ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई 27 मई तक के लिए टल गई है। ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अब इंतजार दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का है, क्योंकि दिल्ली एम्स की टीम शरीर के हर घाव, हर क्लॉटिंग और विसरा के साथ उन सभी पहलुओं की जांच करने वाली है जिन पर ट्विशा के परिवार वालों ने पहली रिपोर्ट में सवाल उठाए थे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्विशा के साथ क्या हुआ, बल्कि सवाल यह भी है कि क्या ट्विशा की मौत के सच को दबाने की कोशिश की गई। आज की बड़ी खबर में इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन, एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े और एडवोकेट विनीत जिंदल मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस केस से जुड़े कुछ और जानकारियां देते। ट्विशा के वकील पीयूष तिवारी ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने पर रोक लगाई है, जिससे इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। उनका यही कहना था कि सिंस सारी चीजें अब हो चुकी हैं, सीबीआई के लिए भी मैटर चला गया है और कल ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम भी हो चुका है, तो अब ज्यादा कुछ कोर्ट के पास बचा नहीं है। उन्होंने बस यही रिक्वेस्ट की कि अब चूंकि दोनों पार्टी से अनुरोध है कि ज्यादा वो मीडिया के सामने आके कोई बयानबाजी ना करें। उनको जो भी कहना है, जिस भी गवाह के बारे में बोलना है, जो भी कोई नया तथ्य देना है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने या अपने कंसर्न एडवोकेट के थ्रू बोले, ना कि या कि कोर्ट में रखे, ना कि मीडिया में आके बोले, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। अब एक और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो वहीं भोपाल में आरोपी समर्थ सिंह से सवालों का सिलसिला भी तेज हो गया है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि वो लगातार समर्थ सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और उसके द्वारा बताई जा रही जानकारी को भी वेरीफाई किया जा रहा है। जारी है, काफी गहन पूछताछ कर रहे हैं और जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है। जो आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता ही है, तभी तो पूछताछ में टाइम लगता है। वो जो बताएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, बैंक ट्रांजैक्शन भी और बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं। सर, सिंह के बयान हो गए क्या? सर, 3 बार नोटिस दिया था आप लोगों ने। उनसे कुछ पूछताछ हुई है और बाकी और भी बहुत सारी पूछताछ करना बाकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ए.के. जैन, पूर्व डीजीपी यूपी, यास्मीन वानखेड़े, एडवोकेट विनीत जिंदल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना पड़ा, आपको लगता है कि इस केस में कई ऐसे लैप्सेस हैं जो कि पिछले 12 दिन में कई ऐसे सबूत हैं जो मिटाए जा चुके होंगे? इस केस में कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको अभी आगे जोड़ना पड़ेगा, तब शायद ये केस कहीं जाकर सीबीआई सुलझा पाएगी, या फिर बहुत देर हो चुकी है ये केस सीबीआई को भी ट्रांसफर होने में? देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बायसनेस को लेकर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे देखता है, ये उसके टाइटल से पता चलता है। यहाँ जो केस का टाइटल लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Alleged institutional biasness and procedural discrepancies in unnatural death of a young woman at matrimonial home। तो आप इस टैग से ही पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो संज्ञान ले रहा है वो क्यों ले रहा है। कहीं ना कहीं ये साफ है, जो डिले इन एफआईआर है, जिस तरीके से करेक्टर असैसिनेशन लगातार मीडिया में आकर जो विक्टिम है उनका होता रहा, साथ साथ जो बायसनेस की बात आ रही है, सेम डे बेल मिलना, जो कि खुद एक पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, जो मदर इन लॉ है यहाँ पे विक्टिम की, और इस तरीके की जो चीजें हैं, साथ में इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिस तरीके की बातें आ रही, जो पोस्टमार्टम दोबारा करने का जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया, इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, और इस टैगलाइन से आपको समझ आता होगा कि किस तरीके से, ऑल्दो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, आज भी सीजीआई ने साफ बोला है कि हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस मामले का
फैक्ट जो है वो लाने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं होती तब तक वेट करना जरूरी है। और साफ पता चलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। जिस तरीके से पूरे मामले में एलिगेशंस लगाए गए हैं मीडिया में आकर विक्टिम के खिलाफ जाने के बाद उसके, वो बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करने की चेष्टा की गई इस पूरे मामले में, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे और किस तरीके की बात यहाँ पे की गई मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी प्रेशराइज करने की कोशिश यहाँ पे थ्रू सम स्टेटमेंट्स यहाँ कहीं ना कहीं दिखती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बहुत जरूरी था सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऑर्डर करना। लेकिन एक बात जो आपने भी बिल्कुल सही कही कि यहाँ पे ये 12 तारीख का इंसिडेंट है और आज हम 26 तारीख आज हो चुकी है और इतने दिन बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इंसिडेंट जहां हुआ था वो पूरा एरिया जो है अभी तक जो एक्यूज्ड यहाँ एलिजेड एक्यूज्ड हैं उनके पोजीशन में है। तो वहां पे किस तरीके से मैनिपुलेशंस हो सकती थी, किस तरीके से चीजें डिस्ट्रॉय की जा सकती, तो एविडेंसेस को लेकर वहां पे किस तरीके से प्रिक्योर किया गया उन चीजों को, वो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे मुझे लगता है। और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी तभी कारगर होगी जब अगर इसमें एविडेंसेस पुलिस ने सही समय पे कलेक्ट किए होंगे इन अ स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है एके जैन जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि सबूतों को मिटाया गया, अगर सबूत मिटाए जा चुके हैं तो सीबीआई को केस हैंडओवर करते हुए क्या दिया जाएगा? क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट पर परिवार पहले सवाल उठा चुका है, ऑटोप्सी दोबारा हो रही है जिसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में सीबीआई को दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से सौंपी जाएगी। तो अगर पूरा क्राइम सीन ही डिस्टर्ब हो चुका है तो अब सीबीआई कैसे इस पूरे मामले में प्रोसीड करेगी? और खासतौर पर मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर पहले ये कह चुके हैं कि मामला आत्महत्या का लग रहा है, अब वो कह रहे हैं कि अभी पूछताछ चल रही है, अभी समर्थ से तमाम चीजों को लेकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये बार बार अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी। इसी वजह से पूरे देश में चिंता व्यक्त की गई कि सही दिशा में कार्रवाई नहीं चल रही है पुलिस की। जो जैसा कि कहा अभी, सेम डे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाना, कोई डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो उसका मतलब ये नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर केस है। बीएनएस में इससे गंभीर केसेस कमी है। और डाउरी डेथ का जो केस है, 5 माह हुए थे मात्र शादी हुए हुए। तो ये बहुत गंभीर केस है और जिस तरह से इस केस को पूरे देश में पब्लिसिटी मिली और इसके ऊपर उंगली उठाई गई, मैं समझता हूं बिल्कुल सही डिसीजन है एमपी हाई कोर्ट का कि सेकंड पोस्टमार्टम एम्स की टीम, दिल्ली की टीम से ऑर्डर किया गया, हो भी गया है, दाह संस्कार भी हो गया है, बड़ा विलंब से हुआ है। अब इसमें यह है कि अभी तक तो मैं समझता नहीं कि, मेरी जानकारी नहीं है कि सीबीआई की टीम पहुंची है कि नहीं पहुंची है वहां पर तफ्तीश को लेने के। सबसे पहले वो अभी पहुंचने बाकी सबसे पहले वो मुकदमा दर्ज करते हैं, पूरी स्थिति को देखते हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर एमपी पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस की तरफ से कहीं पर कोई कोताही बरती गई होगी, उस पर भी वो टिप्पणी देते हैं और ऐसे में बड़ी गंभीर विभागीय कार्रवाई या अन्य कार्रवाइयां संबंधित के विरुद्ध भी हो सकती हैं। ठीक है यास्मीन जी, जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस तो हुआ ही, और बार बार एक आम नागरिक के होते मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि लोगों में ये बार बार ये कहा जाता है कि जुडिशरी में जिस तरीके से जुडिशरी का इन्फ्लुएंस रहा है और एक रिटायर्ड जज आकर इस तरीके के बयान देती हैं, अपनी बहू का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर देती हैं, और जिस तरीके से कॉल्स उन्होंने किए थे, 46 कॉल्स उन्होंने किए, जिसमें लोकायुक्त को कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया, ये तमाम कॉल्स जो उनकी तरफ से किए गए थे, एक आम नागरिक ये समझना चाहता है कि ऐसा इन्फ्लुएंस क्या एक जज, एक रिटायर्ड जज कर सकता है? केस को अपने तरीके से वो मोड़ सकते हैं, अपने तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है आज भी 2026 में भी? जी हाँ, मैं समझती हूँ जिस तरीके से मैंने ये केस को फॉलो किया है, एक दिन में आपने एंटिसिपेटरी बेल ले ली, वो मतलब एक सोचा हुआ एक इट इज अ वेरी प्लान्ड, एक प्लान्ड प्रोजेक्ट जैसे लग रहा है मुझे।
और जबकि जो मेन कल्प्रिट है, जिसने शादी की है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो ही इज एब्सकॉन्डिंग फॉर 10 days। और बाकायदा आफ्टर द ऑप्टिक्स ऑफ द केस, अगर आप यही ऑप्टिक्स देख रहे हैं, द ड्रैगिंग ऑफ द बॉडी, ये होना और किसी और को कॉल ना करना, उनके पेरेंट्स को कॉल ना करना, और वो जो आप 46 कॉल्स के बारे में बोल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स, सबको अपनी एंटिसिपेटरी बेल लेकर बैठना। सबसे बुरी बात क्या है, जो इंसानियत के अगेंस्ट है, आई फील इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, कि मरने के बाद भी द फॉर्मर जज इज टॉकिंग विदाउट डिग्निटी। डिग्निटी है, हमारे डेड लोगों की भी डिग्निटी है हमारे भारत देश में। आप उनके खिलाफ बात करिए जब वही खुद अपनी प्रोटेक्शन में नहीं आ सकती। पेड़ में पानी ना डालना, ध्यान ना रखना, खाने ना खाना, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी सेड बाय द एक्स जज। आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं हो, आप एक सेशन कोर्ट के जज हो, आपको लॉ पता है क्या है, और फिर भी आप एक मरे हुए इंसान के ऊपर यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ अ डेड वुमन, जिनकी पोस्टमार्टम सेकंड होने वाली। सोचिए आपकी सामने वाली जो माँ बाप है उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यू आर अ जज, यू आर एन एक्स जज, यू अंडरस्टैंड जुडिशरी सिस्टम। I am so happy that the Supreme Court has taken so much of cognizance on this case, and I definitely here to I await for justice. हम सब के दिल में ऐसा हुआ होगा, लेकिन the optics of the case definitely speak a lot of volume. जो नहीं होना चाहिए वो वॉल्यूम हमें दिख रहा है। एंटिसिपेटरी बेल अब जाके आज जाके उनकी सुनवाई है गिरिमाला सिंह की, कि आज जाके उनका कैंसिलेशन प्लीज सुनी जाएगी कि कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इट इज सस्टेनेबल और नॉट। फिर जो उनका जो लड़के का जो हस्बैंड है, हु शुड बी देयर एट द टाइम, एट दिस टाइम, अगर खुदकुशी किया है वाइफ ने तो ही शुड बी देयर। आई फील ही इज द हस्बैंड। उनके मुंह से तो कुछ बयान हमें मिले नहीं है। और जो ये लेडी है, शी इज गिविंग इमोरल, शी इज टॉकिंग टू द मीडिया विथ नो मॉरल्स। मतलब दुखद है, बहुत दुखद है। और हम जहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना मैडम, इंडिया में जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं। हम किस की बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी, और इसकी वजह से हमारे शासन ने थोड़ी लीनियंसी बरत दी ऑन दी मैटर ऑफ 498A(b) सेक्शन, अब जो है BNS 85 में आता है। तो उसकी वजह से हमने सीरियसली लेना बंद कर दिया। डायरेक्टली हम पहले पुलिस स्टेशन में जाते थे, वी वुड हैव लॉन्च अ कंप्लेंट देयर एंड इट वाज इमीडिएटली टेकन। बट राइट नाउ वी हैव टू गो टू द DCP ऑफिस, राइट अ लेटर, इन्वेस्टिगेशन इज डन एंड देन अ बेल इज गिवन, ABA मिल जाती है हमें। तो जेंडर इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, आज कहाँ है हमारे देश में? देयर आर चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हाउ कैन वी इवन स्पीक अबाउट जेंडर इक्वालिटी? पॉसिबल ही नहीं है जेंडर इक्वालिटी की बात कर। ठीक है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव होल माय सिंपैथी गोज टुवर्ड्स द विक्टिम्स अ लॉट, क्योंकि ऐसे शायद कोई माँ बाप के साथ ऐसी नई दुर्घटना होनी चाहिए, आई फील। ठीक है विनीत जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केसेस जाते हैं, आमतौर पर पिटीशन फाइल होती है, यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया गया, और जब हाईकोर्ट में बात आती है तो हाईकोर्ट में ये केस पे सुनवाई हुई, परिवार उससे संतुष्ट हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर गिरिबाला सिंह का इन्फ्लुएंस, ये बार बार कहा जा रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस था, उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। इसके साथ साथ समर्थ की बेल वहां से रिजेक्ट हुई, पहले पोस्टमार्टम के लिए जब वहां पिटीशन लगाई वहां से पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को, CJI को भी इस बात की चिंता रही है कि ये केस में जिस तरीके से जुडिशरी को बार बार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये वजह भी है कि कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है कि कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा है क्योंकि लोअर लेवल पे चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल, देखिए लोकल लेवल पे, और मैं और भी चैनल्स पे गया हूँ, मैंने साफ कहा है कि लोकल लेवल पे इस मामले में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की बात बिल्कुल साफ दिखती है, क्योंकि अमूमन ये देखा नहीं जाता कि मेन एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद भी जो मदर इन लॉ या को एक्यूज जो है उनको बेल, एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। लेकिन इस मामले में बिल्कुल अलग तरीके से इसको बेल मिल गई सेम डे, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का जो शुरू से जो प्रक्रिया रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि एविडेंसेस कलेक्ट जब किए जाते हैं तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो समय लगा
वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था, और एफआईआर लॉन्च करने में डिले किया गया, उससे पहले वहां क्या क्या हुआ, ये सब चीजें किसी की नॉलेज में नहीं है। और अब सीबीआई को पुलिस से क्या हैंडओवर किया जाएगा, ये भी एक प्रक्रिया है। और मैं बिल्कुल जैन जी से बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली कि एफआईआर लॉन्च होगी, सीबीआई उसके बाद हैंडओवर करेगी चीजें, और उसके बाद अगर किसी की उसमें डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस विक्टिम का क्या? तो यहाँ पे जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, वो हमारे सीजीआई साहब इस बारे में बहुत साफ हैं, और हम सब लोग जानते हैं पर्सनली कि वो बहुत बारीकी से ऐसी चीजों को देखते हैं, और हमेशा वो चाहे मीडिया में आकर बोलें, चाहे वो मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने जैसे लिया है वो देखें, हमेशा वो करते हैं। और मैं इस बात में अप्रिशिएट करूंगा हमारे सीजीआई साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से, और आप देखिए ये मामला सिर्फ एक नहीं है, अभी कुछ समय से बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहां पे महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो डॉवरी डेथ की बात हो या डॉवरी उत्पीड़न की बात हो, वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में आगे आके उन्होंने इनिशिएट लिया और सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, और लोअर जुडिशरी का जो इस पूरे मामले में इस तरीके का मामला सामने आया कि सेम डे बेल मिलना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसीलिए उन्होंने आज कहा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिस इज वेरी सैड जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि साथ साथ मीडिया के लिए बोला कि भाई मीडिया कम उनके घर जाए दोनों लोगों के, और स्टेटमेंट देने के लिए भी उनको रोका गया है। तो ये सब चीजें साफ बताती हैं कहीं ना कहीं जो सीजीआई साहब है वो बहुत संजीदा है इस मामले में, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उन्होंने अपनी आंखों से देखने और समझने की कोशिश की, और अब निगरानी में है सर्वोच्च न्यायालय की पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कमियां इस पूरे मामले में रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश सीबीआई करेगी, और उसके बाद जो लोग यहाँ पे कल्पित हैं, जो लोग जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों को सही जो इलाज है कानून का वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ए के जैन जी, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? जब भी ऐसे केसेस आते हैं, फिर चाहे वो परिवार, चाहे लड़की का परिवार, वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है कि हत्या की गई हमारी बच्ची की, और दूसरी तरफ जो ससुराल वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? क्योंकि जैसे विनीत जी भी कह रहे हैं कि कई ऐसे केसेस खासतौर पर डाउरी को लेकर आए हैं, और कई, अगर नोएडा के केस की बात करें तो वहां पर अरेस्टिंग हुई भी है, वहां पर पति भी अरेस्ट हुआ है, वहां पर चाचा ससुर भी अरेस्ट हुए। तो ये सारे केसेस में जहां अरेस्टिंग पहले हो चुकी है, तो इस केस पे कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं? एक तो पहली बात तो एब्सकॉन्डिंग था, उसके अलावा गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये पुलिस पर परिवार की तरफ से एलिगेशन लगाया गया। कानून क्या कहता है सर इस पूरे मामले पर? बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि शुरू से ही दबाव में पुलिस ने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस का इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था, पर वो अवश्य गंभीर दबाव में थे। ये वो बता पाएंगे किसका दबाव था। आप देखिए, जिस बेल्ट से हैंगिंग की बात कही जा रही है उसको पोस्टमार्टम टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया। उस पर डबल लिगेचर मार्क हैं गले के ऊपर। तो ये अलग अलग मार्क कैसे आए हैं, क्या है? ये जो सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है एम्स दिल्ली की टीम के द्वारा जो किया गया है, उसमें एक्सपर्ट भी हैं, उससे पता चलेगा। एक रिंग की बात हुई है कि एक जो छल्ला होता है वो वहां पे पड़ा मिला है। ये भी कंडक्ट देखिए आवश्यक है, एक इसको ऑब्जर्व करना कि कुछ समय पहले ही वो 3 घंटा व्यतीत करके ब्यूटी पार्लर से निकली है, और ब्यूटी पार्लर में उसका कोई इस प्रकार का कंडक्ट नहीं था कि वो कोई डिप्रेस थी या कोई ऐसी स्थिति थी कि ऐसा कोई करे कि जाते थोड़ी देर बाद ही सुसाइड कर लेगा। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जो भी है, जो भी एविडेंसेस हैं, उन सब के ऊपर कार्य होगा। जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेव किए गए हैं, वो एफएसएल में पूरी उनकी जांच होगी। विसरा प्रिजर्व किया गया है, विसरा को देखा जाना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं अब डिटेल में होंगी। जो डिजिटल प्रिंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, और इसमें जिस तरीके के मैसेजेस ट्विशा ने किए हैं अपने घर वालों को, वो सब जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदल सकते हैं। ऐसे में जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण मैसेजेस हों तो एंटीसिपेटरी बेल देना ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और समर्थ सिंह, धीरे धीरे गंभीरता समझ में आई है भोपाल पुलिस को। उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया है। और जो शुरू का डिले है, देखिए हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। ऐसे केसेस में कभी कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर लिया जाता है विदाउट एफआईआर, उनको रोक लिया जाता है जिससे कि वो फरार ना हो सके।
इस केस में भी सख्ती से पेश आना चाहिए था, इस तरीके के दबाव में नहीं आना चाहिए कतई भी। महत्वपूर्ण केस है, जैसा मैंने पहले कहा, टावरी डेथ का केस जो है, जो सेक्शन 80 है बीएनएस का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और ऐसे में इस प्रकार की विवेचना की उम्मीद नहीं की जाती है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत, अब सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या निकला है और इसमें क्या कोई एनोमलीज पाई जाती हैं, दैट विल बी अ वेरी सीरियस थिंग अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस फर्क सेकंड टीम करती है। दूसरा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब फैमिली डिमांड कर रही है सेकंड पोस्टमार्टम, तो भोपाल के एक लोकल कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि एम्स की टीम आएगी। जब डिमांड कर रहे हैं तो नेचुरल जस्टिस ये डिमांड करती है कि आप कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसको कि आप मान नहीं सकते हैं। तत्काल उन्होंने ऑर्डर किया और पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दाह संस्कार भी हुआ पूरा। हाईकोर्ट को लैप्सेस नजर आई, यही वजह है कि सर हाईकोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए अलाउ किया। यास्मीन जी, एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तुषार मेहता ने, उन्होंने कोर्ट में कहा कि एक डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। आप उन परिवारों को, उन बच्चियों के माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जिनकी बच्चियां इस तरीके से हेल्प सीख करती हैं और शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स एडजस्ट करने को कहते हैं कि ठीक है हम बात कर लेंगे। और ट्विशा के केस में तो ये भी देखा गया, ट्विशा की माँ से जब ट्विशा ने ये कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाइए, तो उन्होंने बोला कि उसने बोला कि पापा की बोलिए कि जाकर नाक रगड़ के माफी मांगे, और उसकी माँ ने कहा कि हाँ ठीक है पापा माफी मांग भी लेंगे। तो जब ऐसे एडजस्टमेंट्स करने को कहा जाता है, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें माँ बाप कहते हैं कि हम बच्ची को घर नहीं ला सकते, बच्ची को वही छोड़ देते और उसके बाद बच्ची की डेड बॉडी इस तरीके से आती है। ये एक इट्स अ वेरी सैडनिंग ट्रूथ, ये एक सच है। और जहां तक कि आई हैव सीन इन सच केसेस कि जहां पर जो लेडीज हैं उनकी जब बहुत लेट हो जाता है, व्हेन दे आर टू लेट, then only they go to the police। यास्मीन जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। अभिषेक बैनर्जी के घर पे कोलकाता पुलिस पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर मौजूद है। पुलिस फोर्स तैनात वहां पर किया गया है। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त वहां पर अभिषेक बैनर्जी के घर पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले नगर निगम का नोटिस भी अभिषेक बैनर्जी को गया था, उनसे बाकायदा जवाब मांगा गया था, और अब अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर कोलकाता पुलिस पहुंची हुई है। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है, जो कि अभिषेक बैनर्जी का घर, जो लगातार विवादों में रहा। चुनाव जब टीएमसी हार भी गई, उसके बाद भी लगातार ये कहा जा रहा था कि अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर काफी अवैध निर्माण है, लोगों को वहां से निकलने नहीं दिया जाता था। वहां पर कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे कि वहां से आम नागरिक का निकलना, वहां पर खड़े होना, तस्वीर लेना मुश्किल हो जाता था, जिसके बाद ये घर लगातार विवादों पे घिरा हुआ था। और अब अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर कोलकाता पुलिस पहुंची है, बाहर पुलिस फोर्स तैनात है, घर के अंदर पुलिस पहुंची थी। क्या पुलिस ने उनको आकर कहा है, किसी तरीके का नोटिस दिया है, क्या वहां पर कार्रवाई होने वाली है, इन सारी चीजों को लेकर कुछ देर पे जवाब मिलेंगे। लेकिन अभिषेक बैनर्जी के घर के अंदर कोलकाता पुलिस पहुंची और बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। अवैध निर्माण का नोटिस अभिषेक बैनर्जी को दिया गया था। वो क्या निर्माण हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, नगर निगम की टीम की तरफ से पहले नोटिस उनको दिया जा चुका है। और ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, क्या इस वक्त पुलिस वहां पर करने आई थी? नोटिस पहले दिया जा चुका है, क्या कोई कार्रवाई जल्द उम्मीद कर सकते हैं इसकी? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का जो सिक्योरिटी था वो सिक्योरिटी पहले ही हटाया लिया गया था। अभी जो है उनके घर के अंदर पुलिस के कई सारे सामान थे, जिसमें से 3 टेलीविजन सेट था, जिसके जरिए अलग अलग सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर किया जाता था। इसके अलावा सुरक्षा का अलग अलग सामान भी उसके घर पे थे। तो सभी सामानों को खोलने के लिए कोलकाता पुलिस के बड़े एक टीम आज अभिषेक बंदोपाध्याय के शांति निकेतन भवन पे पहुंचे हैं और ये सभी सामानें खोला जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बंदोपाध्याय का लगभग 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा उनके घर के आसपास लगा हुआ था और ये 3 टीवी सेट के जरिए ये सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर किया जाता था और सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ये सभी टेलीविजन सेट खोलने के लिए और इसके अलावा जो जो सामान था कोलकाता पुलिस का, वो सभी सामान आज वापस लेने के लिए ही कोलकाता पुलिस की बड़ी टीम आज
शांति निकेतन भवन पे पहुंची है और ये सारे जो अनइंस्टॉल का काम है ये काम किया जा रहा है। यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय की जो सिक्योरिटी व्यवस्था दी गई थी इससे पहले, वो कहीं ना कहीं उनके जो सिक्योरिटी व्यवस्था था उससे कई ज्यादा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड किया गया था। नया सरकार बनने के बाद ये सभी सिक्योरिटी व्यवस्था उनके पास से हटा लिया गया है और फिलहाल एक सांसद के लिए जितना सिक्योरिटी चाहिए होता है उतना ही सिक्योरिटी उनको दिया जा रहा है। तो ये जो सामान है इस सामान को सारे उनके घर से हटाया जा रहा है फिलहाल। ओंकार, इससे पहले भी जब जैसे ही टीएमसी चुनाव हारी थी, बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, तभी वहां से मेटल डिटेक्टर्स को हटा लिया गया था और अब यहां से सीसीटीवी, डीवीआर ये भी हटाए जा रहे हैं। क्या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, कुछ और भी ऐसे सुरक्षा के वहां पर इंतजाम है जिनको भी हटाया जाना बाकी है, या फिर अब अभिषेक बैनर्जी को सिर्फ उतनी सुरक्षा ही दी जा रही है, सिर्फ उतनी ही सुरक्षा के इक्विपमेंट मुहैया कराई जा रहे हैं जितने कि एक सांसद के घर पर आमतौर पर होते हैं? आमतौर पे एक सांसद के घर पे जितना सिक्योरिटी होना चाहिए उतना ही सिक्योरिटी फिलहाल अभिषेक बंदोपाध्याय को दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जैसे कि देखा गया था कि उनको जो सिक्योरिटी व्यवस्था उनके लिए था उससे कई ज्यादा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनके प्रोवाइड किया गया था कोलकाता पुलिस की तरफ से। तो उसके बाद जब नया सरकार बना और नया सरकार बनने के बाद ये जितने भी उनके सिक्योरिटी मुहैया किया गया था वो सभी सिक्योरिटी उनसे हटा लिया गया था और आज जैसे कि देखा जा रहा है उनके घर पे जितने भी मॉनिटरिंग करने के लिए जितने टेलीविजन सेट था, इसके अलावा उनके घर पे घुसने से पहले जो सिक्योरिटी जो सामान था वो सभी सामानें फिलहाल के लिए हटा दिया जा रहा है और एक सांसद को जितना सिक्योरिटी होना चाहिए उतना सिक्योरिटी उनको फिलहाल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और इसके साथ साथ टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी का जो घर है 188 है हरीश मुखर्जी मार्ग, वो लगातार विवादों के घेरे में रहा है। ओंकार, खास तौर पर जब से टीएमसी चुनाव हारी है, जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, अवैध निर्माण को लेकर भी नोटिस नगर निगम की तरफ से दिया गया था और निगम पार्षदों की मीटिंग भी ममता बनर्जी ने बुलाई थी जिसमें अभिषेक बैनर्जी भी शामिल हुए थे। पहली बात तो ये जो नगर निगम का नोटिस था इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या किसी तरीके की कार्रवाई अगले कुछ दिनों में हो सकती है, ऐसी कोई उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का टोटल 24 प्रॉपर्टी कालीघाट और उसके सराउंडिंग प्लेसेस पे है, जिसमें से 17 प्रॉपर्टी में नोटिस कोलकाता पुलिस की तरफ से दी गई है कि ये घर क्या लीगल जो भी चीज है उनको मानते हुए क्या बनाया गया है। ऐसे ही कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिस दी गई है। हालांकि शनिवार को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक अभिषेक बंदोपाध्याय का तरफ से लॉयर की तरफ से एक चिट्ठी दी गई है कि उनको 10 दिन का समय दिया जाए कि कहां पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, इसके बारे में वो जानकारी हासिल कर पाए। हालांकि जिस प्रॉपर्टी में ये नोटिस दिया गया है वो नोटिस अभिषेक बंदोपाध्याय और उनके फैमिली के जो कंपनी है यानी फिलिप्स एंड बाउंस कंपनी ज्यादातर उसी के नाम पर है। तो फिलहाल के लिए जब से ये सरकार तृणमूल सरकार सत्ता से चली गई है तब से लगातार अभिषेक बंदोपाध्याय को घेरा जा रहा है और क्योंकि उनके खिलाफ लगातार ये आरोप लगते हुए जा रहा है कि उनके जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी से ज्यादा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड किया जाता था। उनका जो घर है उस घर को कहीं न कहीं गैर कानूनी तरीके से अंदर में कंस्ट्रक्शन बनाया गया था। ऐसे ही तरह तरह के आरोप उनके खिलाफ लगे हैं। ठीक है, बिल्कुल वक्त तो उनको नगर निगम की तरफ से उन्होंने मांगा है और कितना वक्त दिया जाता है ये भी देखना होगा और इसके साथ साथ ये अवैध निर्माण के हटाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि अभिषेक बैनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची और जो भी वहां पर डीवीआर थे, सीसीटीवी का जो रिकॉर्डर था उसको लेकर वहां से पुलिस के अधिकारी निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार ट्विशा केस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान बने हुए यास्मीन जी, मैं आपसे बात कर रही थी, अपनी बात को पूरा कीजिए क्योंकि जिस तरीके से ये केस में ये कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। या दैट इज वेरी ट्रू, अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। हमें हमारे आई थिंक हमें हमारी लड़कियों को नहीं हमारे लड़कों को सिखाना चाहिए कि शादी के बाद एक्सपेक्टेशंस आपकी अलग करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ औरत की, ना ही कि उसको सिर्फ खाना बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए या रिलीजियस काम करने के लिए यूज किया जाता है। उसका एक इक्वल जगह होती है एंड लेट नॉट द मदर इन लॉज एंड एवरीबडी इंटरफेयर इनटू अ मैरिज। मुझे ऐसा लगता है इंटरफेरेंस बहुत कहीं है इन लॉज की। बाय दो लोगों ने एक शादी की, इंडिपेंडेंटली हंसी खुशी रहे और अगर माँ बाप ऐसी सिचुएशन में अगर एक बच्ची का मैसेज भी पढ़ ले
या उसको गंभीरता से इन्वॉल्वमेंट हो उनकी, तो शायद एक लाइफ बच सकती है। यहाँ पर हम अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों को हम शायद ये सब्जेक्ट करें कि आपको दूसरों की बेटियों को घर लाके कैसी ट्रीटमेंट देनी। I think that is very much important, and definitely the comment has been given perfectly. I would not like my daughter to die and then get her. I would love a divorced woman to come home. ठीक है ए के जैन जी, ये पूरे केस में बार बार मदर इन लॉ की यानी कि त्रिशा की सास को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी कि वो कोऑपरेशन नहीं कर रही हैं। बार बार उनको जब बयान के लिए बुलाया जाता है, रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाता है, वो बार बार उसको टाल देती हैं, डिक्लाइन कर देती हैं, वो बार बार बहाने बना देती हैं। तो कैसे उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? पुलिस अगर उनसे सवाल जवाब करके कुछ नहीं निकलवा पा रही है, उनसे पूछताछ हो ही नहीं पा रही है सही तरीके से, सीबीआई कैसे करेगी? सब कैसे होता है जब ऐसे कोई भी जिन पर एलिगेशंस लगते हैं, एक्यूज तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन एलिजिड एक्यूज, तो उनसे कैसे डील किया जाता है, खासतौर पर जो कि खुद जुडिशरी में रही हैं? पुलिस इनको नोटिस दे चुकी है, फाइनल नोटिस सर्व हो चुका है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, आप टर्न अप हों और एसआईटी के समक्ष और अपने बयान दर्ज कराएं, अन्यथा वो बेल कैंसिलेशन के लिए मूव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनके तेवर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर केस के सॉलिसिटर जनरल के केस में अपीयर होने मात्र से एक गंभीरता पता चल गई कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब प्रकरण हो, ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है, तो अब तेवर काफी ढीले पड़ गए होंगे। वो बहुत तरीके हैं, उनको नोटिस सर्व किया जाएगा और सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई सख्ती से पेश आएगी। उनका एक बयान रिकॉर्ड करने का और तौर तरीका बिल्कुल अलग है। उनको उसमें कोऑपरेट करना होगा, वरना उनकी बेल कैंसिल होगी और बेल कैंसिल करके तब उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर और तब उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बहुत से तरीके हैं, सीबीआई सबको जानती है और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। एक एक चीज की डिटेल पूछी जाएगी कि आप में क्या किस तरीके से क्या हुआ। क्योंकि देखिए, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि 5 महीने में कोई महिला पढ़ी लिखी है, जो कि मॉडलिंग भी कर चुकी है, जो कि सोशल वर्क भी कर चुकी है, जिसने हर तरह की लाइफ देखी है, चैलेंजेस को फेस किया है, वो सुसाइड कर रही है, तो उसका एक्सप्लेनेशंस तो इनको देने ही होंगे, इनको भी देने होंगे, इनके लॉयर बेटे को भी देने होंगे। और मैं समझता हूं कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए आगे आने वाला समय कतई भी शुभ नहीं है और वो लंबी परेशानी में पड़ सकते हैं दोनों माँ बेटे। ठीक है विनीत जी, इस पूरे केस में सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सबकी नजर है कि उसमें क्या होने वाला है। और जो हमारी बात हुई है डॉक्टर सुधीर गुप्ता से, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस केस में टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस भी किया जाएगा, यानी कहीं जहर तो नहीं दिया गया। लिवर, किडनी, हार्ट, इनके जो टिश्यूज है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, हर तरीके से, हर एंगल से जांच की जाएगी और खासतौर पर उस रिपोर्ट से मिलाया जाएगा जो पहली रिपोर्ट भोपाल एम्स की तरफ से तैयार की गई थी। कितना रोल प्ले करेगा ये सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट इस पूरे केस पे, और क्या बॉडी को भी अगर नुकसान पहुंच चुका होगा, क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा था कि उसे -80 डिग्री में रखा जाए, जबकि वहां का एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि सिर्फ -4 में रखा गया है। क्या वो सारी चीजें सच में सामने आ पाएंगे उस पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई ऐसा बहुत ज्यादा अलग चीजें आती हैं सामने, चाहे जहर देने की बात हो, एक मैं और बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कुछ एलिगेशंस यहाँ पे मदर इन लॉ की तरफ से भी लगाए गए थे, जैसे ड्रग्स लेने को लेकर। इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सेकंड रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पहली रिपोर्ट के मुकाबले में इस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आते हैं या ऐसा लगता है कि पहली रिपोर्ट में इन्फ्लुएंस का यूज करके कुछ चीजों को दबाया गया या छुपाया गया, तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी बनती है। और जो मेडिकल ऑफिसर्स, चाहे वो एम्स भोपाल के या जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। और मेरा मानना यही है कि देखिए, मेडिकल एविडेंसेस जो होते हैं ऐसे मामले बहुत बहुत जरूरी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई -डिग्री में 80 डिग्री में नहीं रखा गया बॉडी को, बार बार ये बात सामने आ रही है, तो इससे पहले विरसा लिया गया है, उसमें किस तरीके का प्रिकॉशंस होते हैं, जैन जी यहाँ बैठे हैं, अच्छे से जानते हैं हम सब लोग कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो प्रिकॉशन और प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बात तो जब जो टीम
जो दिल्ली एम्स की टीम जो गई है, अगर उसमें कुछ कमी पाएगी तो बिल्कुल वो रिपोर्ट के अंदर वो भी साइट करेगी। और अगर वो साइट आता है और ऐसा लगता है कि प्रिजर्वेशन में भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेडिकल ऑफिसर्स, जिन लोगों ने ये सब चीजों को बॉडी प्रिजर्व करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। और जो कार्रवाई, अगर ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल इम्पैक्ट केस पे जरूर आएगा उसका नेगेटिव, लेकिन कार्रवाई भी साथ साथ जरूर होगी इन लोगों। यास्मीन जी, आपको लगता है कि इस केस में और भी कई ऐसे लोग आ जाएंगे जब ये पूरा केस, खासतौर पर जो समर्थ और उनकी मां को लेकर बार बार उनको एक्यूज बताया जा रहा है, एलिजेड एक्यूज, लेकिन इस पूरे केस में और भी कई ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिन्होंने इस केस को डिले करने में अहम भूमिका निभाई। 14 दिन हो चुके हैं लगभग ट्रिशा की मौत को, उसके बावजूद ये केस लटकता जा रहा है, और उन पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है इस पूरे केस पे अगर उनकी भूमिका सामने आती है तो, फिर चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई जुडिशरी में इन्वॉल्व हो। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो सीबीआई है वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और मुझे ऐसे साफ तरीके से ये नजर आ रहा है कि ऑन द लोअर लेवल डेफिनेटली कुछ किया गया है, जिनके साथ फोन कॉल्स किए गए हैं, जिनकी वजह से एंटिसिपेटरी बेल है जो एक दिन में मिल गई। डेफिनेटली बहुत लोग आगे आएंगे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर देखी जा रही है। मुझे इस न्याय पे, मुझे इस जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज में साथ में नजर आएंगे एंड वी आर गोना सी देम सून। ठीक है, एके जैन जी, ये पूरे केस पे बार बार जो सवाल उठ रहे हैं मदर इन लॉ की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। वो जिस तरीके से पहले वो अपने घर में जो सीसीटीवी में नजर आता है, जब ट्रिशा की बॉडी को 3 लोग उठाकर नीचे लेकर जाते हैं, उस दौरान वो बहुत ही ऐसा रिलैक्स लगती हैं। वो अपने रूम में जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वहां से निकलती है। ऐसा लग नहीं रहा कि उनके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई है, वो किसी तरीके का रिएक्शन या फिर किसी तरीके की अफरा तफरी में नजर नहीं आती है। बहुत ही कैजुअल उनका वॉक रहता है, कमरे में जाती है, वहां से निकलती हैं। उसके अगले दिन वो उस ब्यूटी पार्लर में 6 लोगों को भेजती है वहां के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को निकलवाने के लिए। घर का सीसीटीवी उन लोगों की तरफ से ही जारी कर दिया जाता है। तो इस केस को वो खुद इन्फ्लुएंस करने की पूरी तरह ऐसे लग रहा है कोशिश कर रही थी। और इस केस का मेंशन सुप्रीम कोर्ट पे भी हुआ, इस बात का मेंशन भी हुआ कि ये पूरे केस में जिस तरीके से जो डीवीआरस के रिकॉर्ड निकाले गए, जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स निकाली गई हैं, वो खुद भेजती है डीवीआरस के रिकॉर्ड निकालने के लिए। तो ये चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और इसके साथ साथ ये पूरी चीजें भी लोगों के हाईलाइट में आई हैं कि ये मदर इन लॉ की भूमिका बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। देखिए, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, किन किन को उन्होंने फोन किए, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, हर का बयान लिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा कि आपके पास कब फोन आया था, क्या आपसे बात कही, क्या आपसे रिक्वेस्ट करी, और क्या आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, क्या आपने उनकी किसी तरीके की नाजायज मदद की है। जो मैं ब्यूटी पार्लर की संचालिका का बयान सुन रहा था, उसने साफ कहा कि ऐसा देख के कतई नहीं लगता था कि वो इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है। ये जो उन्होंने जगह जगह फोन किए हैं, सीसीटीवी फुटेज को के बारे में पूछा है, ये सब दिखाता है कि मन में किसी प्रकार का अवश्य चोर है और उनको किसी प्रकार का सस्पेशन है। ये बात बिल्कुल सही है आपका कहना कि किसी तरह का कोई रिमॉर्स उनके चेहरे पे नहीं था। और किसी के घर में बहू जो कि एक बेटी की तरह होती है, वो अगर इस तरीके से अगर कोई घटना हो जाए तो बिल्कुल आदमी जो है, पर्सन बिल्कुल विचलित हो जाता है। और उस प्रकार की कोई उनकी स्थिति लग नहीं रही थी। जो भी वजह है ये मुझे पता नहीं। हस्बैंड का फरार होना उसी के अगेंस्ट जाएगा कि इतने दिन वो कहाँ रहा, सब बयान पूरा लिया जाएगा कि एक एक दिन कहाँ कहाँ प्रेजेंस रही उसकी, किस किस के घर पर शरण पाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब बहुत अभी इसमें काम करना बाकी है। मैं समझता हूं कि इसमें एक प्रोफेशनल बड़ी टीम लगाई जाएगी और तब जाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। अब देखिए फाइनल जजमेंट तो क्या आता है और क्या कहा जाता है। स्टेट के बाहर भी ट्रायल कराने की बात है, क्योंकि एमपी में रसूख है, जुडिशरी में उस महिला का बेटा भी वहीं पर एडवोकेट है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित निर्णय होगा कि अगर स्टेट के बाहर इसका ट्रायल हो और बिल्कुल किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस उसमें कोई भी ना करने पाए, तभी न्याय मिलेगा और तभी घर वालों को पता चलेगा कि न्याय इसमें हो रहा है। तो ये सब किया जाना, ऐसे स्टेप्स उठाया जाना, मैं समझता हूं न्याय के हित में है और ये अवश्य उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने से ही स्पष्ट हो गया है, और कि इसमें जो है वो अब बहुत गंभीरता से इसको नेशनल लेवल पे लिया जा रहा है, और इसको सीबीआई भी पूरी गंभीरता से लेगी। और मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी प्रकार का लूप होल कहीं पे छोड़ा जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि चाहे किसी को भी फोन किया हो, चाहे किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो, चाहे किसी ने भी मदद करने की कोशिश की हो, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फोन किया हो, क्योंकि पुलिस से भी पूछा जाएगा कि आपके पास किसी जुडिशरी से रिलेटेड या किसी के मतलब दबाव बनाने के लिए फोन तो नहीं आए। तो ये सब प्रक्रिया होती है और होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो भी लोग हैं वो सामने उनको आना पड़ेगा, और वो नाम सामने आएंगे कि इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस किया, कैसे किया, किसके थ्रू किया, क्या क्या चीजें कही गई, ये सारी चीजें जो है वो आगे जांच में सामने आएगी जब सीबीआई जैसे ही इस केस का टेक ओवर ले लेगी। यास्मीन जी, लेकिन अब उन लड़कियों के लिए एक बार आप वो कानून बता दीजिए कि अगर कोई लड़की इस तरीके से टॉर्चर हो रही है, वो मदद मांग रही है परिवार से, अगर परिवार की तरफ से मदद नहीं हो पा रही है या परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो मदद कर पाए, और किसी ऐसी फैमिली में है जहां वो प्रताड़ित हो रही है, वो लड़की क्या करे? क्या कानून उसको मदद दे रहा है? कैसे वो कहां जाए, किससे मदद मांगे जाकर? पुलिस में जाए, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो क्या करे? उन लड़कियों को एक बार आप गाइड कर दें, एक कानून की जानकार होने के नाते। सबसे पहले तो देयर आर हेल्पलाइंस जो निकाले गए हैं फॉर स्पेशल लेडीज हेल्प। 103 हो गया, निर्भया वैन हो गए हमारे, और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप एक एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट या एक एनसी जरूर लिखवाइएगा कि आपके साथ ये दुर्घटना हो रही है। अगर आपका पुलिस एफआईआर लेने से मना कर देती है, लेकिन आपने एक एनसी जरूर लिखवाना है अपने लिए, दैट इज एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट दैट ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर हमारी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन है, हमारी एनजीओज बहुत सारी है जो विमेन के लिए बनी है, हमारी पॉलिटिकल लेवल्स पे बहुत सारे जो पॉलिटिक्स के जो लेवल पे विमेन सेल बनाए गए हैं, डिफरेंट विमेन सेल, आप वहां जाके बिल्कुल बात कर सकती हैं। देयर इज इमीडिएट रिजल्ट एंड स्टेट और महाराष्ट्र एंड दिल्ली देयर इज नेशनल कमीशन फॉर हेल्प। एवरीवेयर देयर आर पीपल टू हेल्प यू। आई थिंक जस्ट आप अपनी चीजों से जानकार रहिए। आप यू हैव टू गो आउट, आस्क फॉर हेल्प। अगर पेरेंट्स इस जगह पर नहीं दे पा रहे हैं, टॉक टू अ लॉयर, टॉक टू द फ्री लीगल एड दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द हाई कोर्ट एंड डिफरेंट कोर्ट्स। आपको फ्री लीगल एड भी दी जाती है। देयर आर ग्राउंड लेवल्स पे भी लोग काम कर रहे हैं एडवोकेसी के मामले में। सो आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस कि आप ठीक है, आपने कुछ ऐसे इतने 5 महीने से ये जो बेचारी प्रताड़ित जो विक्टिम है, इसे सहन किया है बहुत सारी चीजों को। अगर ये जाके एक एनसीबी फाइल कर लेती या पुलिस को अगर ये इतला भी कर देती तो शायद इसके साथ आज ऐसे नहीं। ठीक है विनीत जी, जब ऐसे केसेस होते हैं खासतौर पर उसमें पति की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, और इस केस में भी समर्थ पिछले 12 दिन से फरार था। 12 दिन बाद वो कोर्ट के सामने सरेंडर होने के लिए आया। पूरा लीगल उनको पता था क्योंकि वो खुद वकील रहे हैं और इसके साथ साथ उनके मदर जुडिशियल ऑफिसर रही हैं, तो सारी चीजें पता थी कि कानूनी तरीके से आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कानून भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस केस में वो लगातार खुद ही घिरते जा रहे हैं। 12 दिन के गैप में क्या कुछ ऐसा हुआ होगा? 12 दिन के गैप में सबूत मिटाने की कोशिश या किसी तरीके से इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्या समर्थ की तरफ से की गई होगी? क्या लगता है आपको एक एडवोकेट के तौर पर, क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट रहे हैं, क्या उन्होंने इन 12 दिन के दौरान किया होगा? बहुत अहम है ये 12 दिन। सर आपके देखिए, मुझे लगता है कि मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की जो एक्यूज हैं यहाँ पे, उन्होंने भाग के, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जब कोई व्यक्ति, ऐसे मामलों में स्पेशली जब कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी से बचने के लिए भागता है, कौन करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस पूरे मामले के अंदर वो स्टैब्लिश हो जाती है। अब वो स्टैब्लिशमेंट की बात जहां तक आती है, वहां पे आप देखिए साथ साथ जो पूरा मामला चल रहा है, 3-4 चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक 76 कॉल्स की बात बार बार आ रही है कि मदर इन लॉ ने 76 लोगों को बात किया जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे अलग। अब वो 46 जो लोग हैं वो सारे स्कैनर में हैं। सभी लोगों से जांच होगी, सभी लोगों से पूछताछ होगी, किसको क्या बताया गया, किस बारे में बात की गई।
साथ साथ समर्थ कितने जब वहां से वो एस्कॉन्ड हुआ उसके बाद वो अपनी मदर से कांटेक्ट में था या नहीं था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं समर्थ ने जो भागने की जो बात की, मुझे लगता है कि अगर वो एडवोकेट हैं तो मुझे लगता है गलती बहुत बड़ी की उन्होंने, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां पे शुरू में आप ये स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, जो मुझे देखने से लगता है कि एफआईआर लॉन्च होने में डिले हुआ, साथ साथ एविडेंसेस कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं गलतियां की हुई, ऐसे मामले में अगर आप एस्कॉन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक जो है वो पुख्ता होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे हैं कि जब आपका मामला स्टैब्लिश नहीं होने की स्थिति में है तो आप उसको बना देते हैं एब्सकॉन्ड हो। ठीक है सर, लेकिन एक राहत की खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है। परिवार को कहीं ना कहीं अब न्याय की उम्मीद दिखी है और इस पूरे मामले में जैसे ही सीबीआई टेक ओवर ले लेगी तब सीबीआई किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट पे क्या सामने आता है, ये सारे सवाल अभी जांच का विषय है और जैसे ही ये जांच सीबीआई टेक ओवर करेगी वैसे ही इस पूरे मामले में अलग अलग परतें खुलेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एके जैन जी, यास्मीन जी, विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।